सेक्शन नंबर 6, 6A, 7 और 8, पता है आपको ये चारों सेक्शन ना एक ही पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं, दैट इज रिपील। किससे रिलेटेड बात करते हैं बेटा? ये रिपील से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। किससे रिलेटेड बात होगी बेटा? यहां पर रिपील। आपको पता है दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। ठीक है, दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। एक होता है रिपील और दूसरा होता है डिलीशन। अभी मैं आपको सिर्फ इन वर्ड्स के ना मीनिंग बताऊंगा, उससे आगे अभी कुछ भी नहीं बात करेंगे अपन। ये चारों सेक्शन अपन ना जब मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन पढ़ा दूंगा उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ बेसिक मीनिंग बताकर मैं आपको आगे निकल जाऊंगा। बेटा रिपील का मतलब होता है अबॉलिशमेंट ऑफ एक्ट। क्या होता है बेटा रिपील का मतलब? अबॉलिशमेंट ऑफ एक्ट। और अबॉलिशमेंट ऑफ एक्ट का मतलब क्या हुआ पता है? ये माना जाएगा कि इट वॉज इन इट वॉज नेवर बी इन एग्जिस्टेंस। यदि कोई एक्ट रिपील हो जाता है तो ये माना जाता है कि वो कभी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। ठीक है, मतलब इस एक्ट का कोई नामो निशान तक नहीं है, उस लॉ का कोई नामो निशान तक नहीं है। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 सुपड़ा साफ, कब? जैसे एग्जिस्टेंस में क्या आ गया? कंपनीज एक्ट 2013। पता है इस कंपनीज एक्ट 1956 को इन्होंने ऐसा कर दिया है बेटा जैसे ये एक्ट कभी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। अब हर जगह हर जगह हर जगह किसकी बात होती है? केवल और केवल कंपनीज एक्ट 2013 की बात होती है। इसको पता है अपन लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन लोग बोलते हैं रिपील। ठीक है, दूसरा होता है बेटा डिलीशन। और पता है डिलीशन को क्या बोला जाता है? डिलीशन को बोला जाता है कि not applicable as of now but was in existence। क्या बोल देंगे हम लोग इसको? was in existence। ठीक है, अभी नहीं है बेटा, ये अभी नहीं है लेकिन ये एग्जिस्टेंस में था, पर पहले था। अब क्या कर दिया गया है? इसको डिलीट कर दिया गया। इसको अपन लोग यहां पर क्या बोलते हैं? कि ये डिलीशन हुआ है। क्या बोलते हैं बेटा जी हम लोग इसको? ये क्या हुआ है? डिलीशन हुआ है। ठीक है, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे बेटा वेट एक्ट था, और वेट एक्ट ना 1 जुलाई 2017 को क्या आ गया बेटा? जीएसटी। तो आज पता है आज क्या होता है? पता है आज जीएसटी आ गया है। लेकिन आपको पता है जब भी कोई पुराना मैटर वेट का आता है तो बेटा हमेशा हम लोग किसका रेफरेंस लेकर उसको रिजॉल्व करते हैं? वेट एक्ट को लेकर ही, वेट एक्ट के रेफरेंस को लेकर ही हम लोग उसको रिजॉल्व करते हैं। हम लोग वहां पर ये नहीं बोलते कि जो चला गया वो चला गया, जो डिलीट हो गया वो डिलीट हो गया, वो लौट कर कभी नहीं आएगा। अरे भाई साहब, डिलीशन का मतलब ये, अब जो भी बात होगी ना 2017 के बाद से वो जीएसटी के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन पहले के जो भी मैटर है वो मैटर को यदि रिजॉल्व करना है तो वेट एक्ट को हम लोग वापस से क्या कर देंगे? अलाइव कर देंगे। इट इज नॉट अ कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ लॉ, इट इज नॉट अ कंप्लीटली ऑब्लिटरेशन ऑफ लॉ, बट अंडर द रिपील इट इज अ कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ लॉ। पूरी तरीके से लॉ का ना आपने राम नाम सत्य कर दिया है। ये बोल दिया जाता है कि ये लॉ गया नहीं, ऐसे गया कि इसका कोई नामो निशान भी नहीं है। उसको अपन लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा? रिपील बोलते हैं। पता है अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखना, सिर्फ इतना ध्यान रखो, बाकी रिपील से रिलेटेड 4 सेक्शन है। सेक्शन नंबर 6, 6A, 7 और 8, पता है बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे। और यहां पर बहुत ही फेमस केस लॉ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, धर्मदा गम मिलकत ट्रस्ट वर्सेस राम तुझी रामा जी। ये रहा नवरंगपुरा गम धर्मदा मिलकत ट्रस्ट वर्सेस राम तुझी रामा जी। और आपको पता है ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे को ये रिपील और डिलीशन का वर्ड, मैं कोई बहुत महाज्ञानी हूं या मैंने कोई रिसर्च विसर्च करके मीनिंग पता लगाया। नहीं, मुझे ये डिलीशन और रिपील का मीनिंग बताया किसने? इस पर्टिकुलर केस लॉ ने। और इस पर्टिकुलर केस लॉ को जो प्रतिपादित करने वाले जो जज थे, एक्सप्लेन करने वाले जो जज थे, इसका डिसीजन देने वाले वो जज थे, उन जज ने यहाँ पर डिलीशन और रिपील के बीच में डिफरेंस किया हुआ है। तब जाकर मैं आपके सामने ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पा रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ
नवरंगपुरा कम धर्मदा मिलकर ट्रस्ट वर्सेस राम तुझी रामा जी। ठीक है, इस केस लॉ में हमको समझ में आया था कि डिलीशन और रिपील के बीच में डिफरेंस होता है। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट होगा ये। ठीक है, इसको अपन लोग बढ़िया तरीके से करेंगे भी जब भी इसका नंबर आएगा तब। और ये सेक्शन नंबर 8 तक के सेक्शन को भी मैं थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर रहा हूं। चलो अब देखो, सारे बच्चे फोकस से यदि ध्यान देंगे, पता है एक एक एक्सप्लेनेशन पर ही, मेरे एक एक बार आपको ये सेक्शन एक्सप्लेन करने पर ही आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, और मैं आपको लिंक भी करते हुए चलूंगा कि क्यों ये जीसीए में दिया हुआ है। इसका एक ही सिंपल रीजन होता है कि ये जो कॉमन टर्मिनोलॉजी है ना, ये हर एक सेंट्रल इलेक्टोरल रेगुलेशन में आती है, तो वहां पर तुम्हें अलग से बार 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 मेंशन ना करना पड़े, इसलिए सारी की सारी चीजों को, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को उन्होंने कहां पर दे दिया है, इनटू दी जीसीए, जनरल क्लॉजेस एक्ट। सेक्शन नंबर 9, सबसे पहले सेक्शन नंबर 9 की यदि मैं बात करूं तो ये क्या बोलता है, पता है, कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम। तो कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम का मतलब कौन सा टाइम कब शुरू होगा और टाइम कहां पर आकर खत्म हो जाएगा। दो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम। तो बेटा जहां पर भी सीरीज में आया है फ्रॉम, तो ये होगा फर्स्ट डे, इसको क्या करना है, हमें एक्सक्लूड करना है। और जहां पर है टू, मतलब वो क्या हो गया आपका लास्ट डे, उसको हमको क्या करना है, इंक्लूड। मतलब बेटा आपको पता है हम काम कर क्यों रहे, क्योंकि हर एक एक्ट में ना डेज काउंट करने पड़ते हैं, मंथ काउंट करने पड़ते हैं, मेच्योरिटी निकालनी पड़ती है, ड्यू डेट निकालनी पड़ती है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। जीएसटी में तुम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो मंथली 1.5%, अरे 18% का इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो बेटा वहां पर इन्होंने क्या बोला है कि आप कैसे कैलकुलेशन करोगे कि कौन सी डेट पर क्या मेच्योरिटी आ रही है। तो बोले सुनो, जब भी आपको कोई टाइम पीरियड दिया है जिसको हमको कंप्यूटेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम करना है, मतलब शुरुआती और एंड डे कैलकुलेट करना है, कहां पर उसकी मेच्योरिटी आएगी। तो से फॉर एग्जांपल मुझे बोल दिया कि आज की तारीख है 4/12, बोले भैया भैया क्या ऐसा टाइम होगा जिसमें हम लोग ना डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से विद इन 5 डेज के अंदर अंदर हमको क्या करना है, इनटू दी सेपरेट बैंक अकाउंट ये अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करना है। बोलो हाँ या ना। तो बोले कौन सी ऐसी डे होगी जहां तक भी हम डिपॉजिट कर देंगे तो भी वो प्रॉपर कंप्लायंस माना जाएगा। मैंने बोला ओके, आज की डेट क्या है, 4/12, फ्रॉम लिखा है ना, फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज, एक्सक्लूड करो, भगाओ इसको। अब इसके बाद से 5/12 1 दिन, 6/12 2 दिन, 7/12 3 दिन, 8/12 4 दिन, 9/12 5 दिन। तो आपको पता है यहाँ पर ये 9/12 आया है, मतलब यदि मैं 9/12 को भी डिविडेंड डिपॉजिट कर दूंगा तो भी ये क्या होगा आपको पता है, प्रॉपर कंप्लायंस माना जाएगा। अब देखो यदि हम लोग ऐसे डिविडेंड सॉरी एजीएम की डेट से देखें तो बेटा 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए, पर अपन ने क्या किया है, 5 दिन के अंदर अंदर डिपॉजिट करा। क्या है, प्रॉपर कंप्लायंस है या नहीं है, क्यों, क्योंकि जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसको फर्स्ट डे ऑफ सीरीज मान के एक्सक्लूड करना है, बेसिक लॉ का रूल है। और जो लास्ट डे आएगा ना उसको क्या करना है, आपको इंक्लूड करना है। यही तो बात हमको सिखाता है, कौन सिखाता है, हमारा सेक्शन नंबर 9। और देखो ना बेटा जी, ये सारी चीजों को मैं हटाता हूं यहां से, और मजा तो तब आएगा आपको जब हम लोग पहले ये सारे सेक्शन कर लेंगे, उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तुम्हें यथार्थ के धरातल पर जाकर चीजें पता लगेगी कि जीवन में जो दुनिया चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, जो तुम्हें भी कभी कभी अपने आप से लगने लगता है कि हे भगवान ये जीसीए में हमारा क्या ही होगा, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तुम्हें लगेगा कि नहीं नहीं सबसे पहले तो हमको जीसीए ही पढ़ना है। ऐसा भी होगा, पर उसके लिए पहले थोड़ा तपना पड़ेगा। जब तक तुम तपोगे नहीं तब तक सोना कैसे बनोगे। तो तुम्हें सोना भी बनाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा, जैसा जो ज्वेलर, मतलब जो ज्वेलरी वाला होता है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, सुनार, हाँ। तो जो सुनार होता है वो क्या करता है, सोने को सही शेप देने के लिए, है ना, उसको तपाते रहता है ना, तो वैसा मैं तुमको पहले तपाऊंगा। ठीक है, वैसे मेरा तपाना छोड़ दो बेटा, तपाता तो असली में आईसीआई है। चलो देखो इधर, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, in any legislation or regulation it shall sufficient for the purpose of excluding the first in the series of the day or any other period of time to use the word, oh my god, यदि कहीं भी किसी भी सेंटेंस के साथ में फ्रॉम लिखा है तो ये मान के चलना उसको अपने को छोड़ना है। और टू द पर्पस ऑफ द इंक्लूडिंग द लास्ट डे इन अ सीरीज ऑफ द डे, तो किसको इंक्लूड करना है बेटा, लास्ट डे ऑफ सीरीज, जो लास्ट दिन आ रहा है उसको इंक्लूड कर लेना है, पहले दिन को क्या कर देना है, छोड़ देना है।
बोले यार छोड़ो, बोले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और एनी अदर पीरियड ऑफ टाइम टू यूज द वर्ड, क्या जो बोला वो लॉ बना या नहीं बना? खत्म, सेक्शन खत्म खत्म। अरे ये 2 लाइन का सेक्शन है, बताओ 3 लाइन का, और इसमें भी कुछ नहीं, वो एक बात को 2 बार अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज और एनी अदर वर्ड विच यूज वर्ड फ्रॉम, और लास्ट डे ऑफ द सीरीज और एनी अदर वर्ड वेयर यूज वर्ड टू। तो फ्रॉम को एक्सक्लूड करना है, फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज को एक्सक्लूड करना है, और लास्ट डे ऑफ द सीरीज को या टू को क्या करना है मालिक, इंक्लूड करना है। अरे बोलो रे। एग्जाम्पल, अ कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड ऑफ फॉर इट्स मेंबर in its annual general meeting held on 30/9/2022 under the provision of the Companies Act 2023. Company is required to pay declared dividend within 30 days from the date of declaration. That is from 1/10/2022 से लगाकर 30/10/2022 के बीच में। The series of 30 days, 30/9 को हमने क्या किया, एक्सक्लूड, और 30/10 को हमने क्या कर लिया, इंक्लूड। अरे बोलो ना यार। लो भाई, सेक्शन नंबर 9 की अपार सफलता के बाद सेक्शन नंबर 10 की बारी है, जो कि बोलता है कंप्यूट करना है आपको किसको, टाइम। बोले कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। पता है तुमको बचपन में ना तुम्हारे स्कूल के टीचर सिखा चुके थे, जब तुम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का चैप्टर पढ़ा था। इवन तुमने यदि स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो फाउंडेशन में तुम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, जहां पर तुम लोग मेच्योरिटी डेट निकालते थे कि किस डेट पर मेच्योरिटी आएगी। पता है तुमको वहां पर तुम्हारे टीचर ने सिखाया था कि यदि नेशनल हॉलीडे होगा तो उसकी मेच्योरिटी एक दिन पहले होगी, बाद में नहीं, पहले होगी। और यदि कोई पब्लिक हॉलीडे या कोई ऑल ऑफ सडन इमरजेंसी हॉलीडे तो एक दिन बाद होगी। पता है आपको, वो भी यही बोल रहा है भाई। यार हम लोग बहुत सारे एक्ट में, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ते हैं, तो वो चेक की वैलिडिटी चेक करनी होती है हम लोगों को कि चेक की वैलिडिटी कितनी होगी। तो अपन लोग बोलते हैं जिस दिन वो ड्रॉ किया है उसके ऊपर जो डेट लिखी हुई है उससे 3 महीने तक ये चेक वैलिड रहता है अंडर सेक्शन नंबर 138। तो वहां पर अपने को 3 महीने काउंट करना है। यदि कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए अपने को बिल कब मेच्योर होगा अपने को ये देखना है, प्रोमिसरी नोट कब मेच्योर होगा ये देखना है। तो भाई साहब यहाँ पर ना टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर टाइमिंग कब मेच्योरिटी डेट आएगी। आपको पता है इन्होंने बोला यार देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स जहां पर ये टाइमिंग मेच्योरिटी की बात आती है। तो बोले सुनो, जो भी आपका मेच्योरिटी डेट आए, यदि उस मेच्योरिटी डेट पर कोई भी नेशनल हॉलीडे आ रहा है तो मेच्योरिटी डेट उस डेट पर नहीं मानी जाएगी, उसके एक दिन पहले मानी जाएगी। हाउएवर यदि कोई ऐसा हॉलीडे आता है जो अदर देन नेशनल हॉलीडे आता है तो बेटा फिर उस केस में आपकी जो मेच्योरिटी डेट आएगी ना वो नेक्स्ट वर्किंग डे पर आएगी। कब की बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट वर्किंग डे की आएगी। मैं आपको ये भी बता देता हूं, मैं तो ये मानकर चल रहा हूं तुम्हारा कोई पिछला बैकग्राउंड है ही नहीं, ना तुमने 11-12 पढ़ी है ना तुमने फाउंडेशन पढ़ी है, बस तुम डायरेक्टली उठकर बेटा इंटरमीडिएट में आ गए हो। मैं आपको ये बताता हूँ नेशनल हॉलीडे हमारे देश में केवल और केवल 3 ही होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। ठीक है, लेकिन इसके अलावा बेटा जितने भी हॉलीडे होते हैं ना वो सारे हॉलीडे कौन से हॉलीडे माने जाते हैं, पब्लिक हॉलीडे या वो इमरजेंसी हॉलीडे होते हैं। सर नेशनल हॉलीडे फिक्स होते हैं और सर दिवाली हर साल आएगी, ठीक है, अंबेडकर जयंती हर साल आएगी, संत रविदास जयंती हर साल आएगी, गुड फ्राइडे हर साल आएगा, मुहर्रम हर साल आएगी, ईद हर साल आएगी, दशहरा हर साल आएगा। सर बोले आप इनको भी एक दिन पहले मेच्योरिटी क्यों नहीं ला देते हो, दोनों में फर्क है। 15 अगस्त 15 अगस्त को ही आएगी, 26 जनवरी 26 जनवरी को ही आएगी, और 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को ही आएगी। ये सदियों से चला आ रहा है और आगे भी चला आएगा, इसलिए पता है इनको नेशनल हॉलीडे माना जाता है। इसके लिए कोई नोटिफिकेशन इशू करने की जरूरत नहीं होती। आपको पता है बेटा जब भी कोई नया साल शुरू होता है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नंबर 1 एक कैलेंडर आता है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक कैलेंडर आता है, और तीसरा लोकल अथॉरिटी की तरफ से क्या आता है, कैलेंडर आता है। पता है नेशनल मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो जितने भी नेशनल फेस्टिवल हो जाते हैं, लाइक होली हो गई, दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, रक्षाबंधन हो गई, ईद हो गई, मुहर्रम हो गई, संत रविदास जयंती हो गई, अंबेडकर जयंती हो गई, गुड फ्राइडे हो गया, उसके बाद में लोहरी हो गई, इन सब चीजों को, और भी बहुत सारी चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ भाई, ठीक है, और महावीर जयंती हो गई, और क्या आता है यार, और भी कुछ चीजें शायद मैं मिस कर रहा हूँ भाई, शिवाजी जयंती होती है, करेक्ट है। तो आपको पता है शिवाजी जयंती होती है, पहले उसको पता है अर्लियर वो केवल और केवल महाराष्ट्र में कंसिडर किया जाता था, महाराष्ट्र के साथ साथ उसको नेशनल कैलेंडर में लेने लग गए। तो बेटा ये हनुमान जयंती हो गई, यस ये नेशनल कैलेंडर में मेंशन होती है, ठीक है।
क्रिसमस भी नेशनल कैलेंडर में मेंशन होता है, ठीक है, ये नेशनल कैलेंडर में मेंशन होता है, नंबर 1। बेटा नंबर 2, जैसे इस बार आप देखो ना दिवाली, बेटा दिवाली की डेट को लेकर लोगों के बीच में कंफ्यूजन हो गया था, लोगों ने दो दो दिन दिवाली मनाई बेटा, ठीक है, पर जो नेशनल कैलेंडर था ना उसमें दिवाली जो थी ना वो 31 अक्टूबर की मेंशन थी। अरे यार, ठीक है, तो आपको पता है जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे वहां पर छुट्टी ना 31 अक्टूबर की थी, और 1 नवंबर को सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चालू थे। दूसरा कैलेंडर होता है बेटा स्टेट गवर्नमेंट का कैलेंडर। तो जैसे कुछ कुछ पर्टिकुलर स्टेट में ना अपने अपने खुद के त्योहार होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, तो वहां पर ना गवर्नमेंट क्या करती है, हॉलीडे दे देती है, ठीक है, तो उनका एक कैलेंडर अलग होता है, उसको भी अपन लोग पता है उस स्टेट के लिए पब्लिक हॉलीडे कंसिडर करते हैं। और एक होता है बेटा लोकल अथॉरिटी का, जैसे मैं आपको बताता हूँ इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना कैलेंडर इशू करता है, उसमें पता है गणेश जी के 11वें दिन अनंत चतुर्थी आती है, अनंत चौदस नॉट चतुर्थी। और बेटा अनंत चौदस के दिन ना इंदौर में झांकियां निकलती है, बहुत बड़े लेवल की झांकियां निकलती है, ठीक है। हाँ, तो आपको पता है उसके अगले दिन ना यहाँ पर इंदौर के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं इंदौर डिस्ट्रिक्ट के, उन सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज की ना छुट्टी डिक्लेयर कर दी जाती है, हॉलीडे होता है। तो आपको पता है उस दिन बैंक भी बंद होते हैं, सब चीजें बंद होती है वहां पर। तो अब यदि मान लीजिए किसी की मेच्योरिटी डेट उस दिन आ रही होगी, तो बेटा अब वो मेच्योरिटी डेट उस दिन नहीं मानी जाएगी, भले ही वो लास्ट डेट होगी, पर अपन लोग उसको कब कंसिडर करेंगे बेटा, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वर्किंग डे में। अब यदि मान लीजिए कि वो सैटरडे था और सैटरडे, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को छोड़कर वो फर्स्ट और थर्ड सैटरडे था, तो वर्किंग सैटरडे था बेटा। अब अगला दिन, अब उस दिन सैटरडे के दिन क्या आ गई, अनंत चौदस का अगला दिन आ गया, तो वो पब्लिक हॉलीडे। अब सैटरडे के बाद संडे आ गया बेटा, तो वो अगेन हॉलीडे। तो अब वो बिल कब तक मैच्योर करवा सकते हो आप, मंडे तक मैच्योर करवा सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज वेरी क्रिटिकल पॉइंट। आपको पता है जनरली हर एक एक्ट में इसकी जरूरत पड़ती है, और वो हर एक एक्ट में अलग से मेंशन करेंगे ना, तो इससे आपका जो लॉ है अननेसेसरली वो क्या बन जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा बन जाएगा। इसलिए उन्होंने सेक्शन नंबर 10 में डायरेक्टली कंप्यूटेशन ऑफ टाइम बता दिया है। और जिन बच्चों ने, चलो अब मैं वापस से आता हूँ, जिन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज अच्छे से पढ़ा होगा उनको ये चीज पता होगी। पता है आपको प्रैक्टिकल पहले करवा दिए गए, लेकिन थ्योरी अब आपको पता लगा है कि इसके पीछे रीजन ये है। दिस इज अवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, कि आपको पहले प्रैक्टिकल बता दिया जाता है, उसके बाद आपको थ्योरी बताई जाती है कि ऐसा होता है। तो सी ओवर ईयर देखो ना यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, क्या मैंने जो जो एक्सप्लेनेशन दिया आपको समझ में आए क्या? अरे बोलो। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन, एनी एक्ट और प्रोसीडिंग इज डायरेक्टेड और अलाउड टू बी डन or to be taken in the court or office on a certain day or within a prescribed period, then if the court or office is closed on the date they, or within a prescribed period, then if the court or offices is closed on the date day or the last day of the prescribed period, the act or proceeding shall be considered as to be taken in due time. It is to be done or taken on the next day after on which the court or office is open. अभी तक इन्होंने यहाँ पर नेशनल हॉलीडे की बात नहीं करी। हाँ, अभी तक इन्होंने यहाँ पर नेशनल हॉलीडे की बात नहीं करी। अब ये बोल रहे हैं अदर देन नेशनल हॉलीडे, यदि कोई हॉलीडे आ रहा है और तब आपके ऑफिसेज और कोर्ट बंद है, तो आपको जो भी काम करना था वो काम आप कब करोगे बेटा, नेक्स्ट डे करोगे। इन के सोसाल रथनम वर्सेस दीव इंजीनियर एनएससी त्रिवेणी त्रिवेन तिरुनेलवेली, हाँ तिरुनेलवेली, इट वॉज हेल्ड बाय मद्रास हाई कोर्ट। वो नाम से समझ में आ गया था, साउथ का केस तो होगा भाई। Since the last day of the prescribed period was subsequent to the date of notification declared to be an holiday on the basis of principle laid down in this section, the last day of prescribed of obtaining the tender schedule was extended in the next working day। अरे यार क्यों बेवकूफ बना रहे हो लोगों को? ठीक है, लिखो बेटा डायरेक्टली इसके नीचे ये केस लॉ को कट करके लिखो बेटा, ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, लिखो बेटा ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी और or on the last day of the time, last day of the time is any court or offices is closed, any days, any offices, any court or offices is closed, any court or offices is closed
the schedule of performance, the schedule of performance, the schedule of performance was extended to the next working day. Next working day was extended to the next working day. अरे समझ में आ गया ना, नेक्स्ट वर्किंग डे पे हो जाएगा, बोलो ना यार, हाँ या ना? ठीक है, अगला आगे आते हैं। क्या है, सेक्शन नंबर 10 खत्म होता है क्या? एक बार पहले आप पढ़ लो ना बेटा, जल्दी फटाफट से पढ़ लो। और यदि यदि यहाँ पर लिख भी लेना, शायद यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है नेशनल हॉलीडे का। इफ देयर इज अ नेशनल हॉलीडे देन 1 डे बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड, ऐसा लिख भी लेना। जल्दी से पहले पढ़ लो और वहां पर लिख लेना इफ देयर इज अ नेशनल हॉलीडे देन 1 डे बिफोर। ओके, अब देखो बेटा सेक्शन नंबर 11, सारे बच्चे इधर ध्यान से देखना। सेक्शन नंबर 11 मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। देखो भाई क्या हुआ कि ये अपने प्रतीक सर है, और बेटा प्रतीक सर ने, हम सब लोग बैठे हुए थे, मेहुल सर थे, अनुभव सर बैठे हुए थे, शरद सर बैठे हुए थे, कृष्णा सर बैठे हुए थे, और चेतन सर, सब लोग बैठे हुए थे भाई। और यहाँ पर लिख देता हूँ लो एक्सेट्रा। अरे ये एक्सेट्रा में मैं भी आ गया रे यार। ठीक है, छोटे मोटे लोग हमेशा साइड में रहते हैं, बिहाइंड द सीन रहते हैं। चलो, तो भाई साहब ये हम सब लोग बैठे हुए थे, ठीक है। और जब हम सब लोग बैठे हुए थे तो प्रतीक सर ने अचानक से बोला कि यार मुझे ना गोवा जाना है, ठीक है। और बोले मैं गोवा जाना चाहता हूं कार से, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पूछा, बोले एग्जैक्टली गोवा का डिस्टेंस इंदौर से कितना होगा? तो मेहुल सर ने बोला इंदौर से गोवा का डिस्टेंस 1580 किलोमीटर है। अनुभव सर ने बोला 1490 किलोमीटर है। शरद सर ने बोला 1360 किलोमीटर है। कृष्णा सर ने बोला 1460 किलोमीटर है। मंत्री सर ने बोला 1700 किलोमीटर है, ठीक है। और बाकी सबने भी यहाँ पर बैठे हुए जो भी छोटे मोटे लोग थे उन्होंने भी अपने अपने ओपिनियन दे दिए भाई, ठीक है। अरे सबने अपने अपने अलग अलग ओपिनियन, अरे बहुत सारे लोग थे ना यहाँ पर। कौन बच गए भाई? मैं बच गया, मुकेश सर बच गए है ना, और बहुत सारे टीचर्स बच गए, सबने अपना अपना ओपिनियन दिया। अरे इतने में कौन से बुझाएगा रे तुम्हारा नालायक, ठीक है यार। प्रतीक सर, मेहुल सर ने जब आंसर किया तो प्रतीक सर ने बोला ओके। अनुभव सर ने जब आंसर किया प्रतीक सर ने बोला ओके। शरद सर का आंसर सुन के प्रतीक सर चुप, कृष्णा सर का आंसर सुन के प्रतीक सर चुप, मंत्री सर का आंसर सुन के प्रतीक सर चुप। बोले यार तुम एक बात बताओ, बोले जाना मुझे गोवा है और तुम सब लोगों के डिस्टेंस अलग अलग क्यों आते हैं? बोले व्हाट इज द रीजन यार? हाँ, मेहुल सर ने बोला, बोले देखो मैं ना भाई गुज्जू भाई हूं मैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एबी रोड मतलब आगरा बॉम्बे हाईवे से जाने की बजाय मैं ना बोले इंदौर से निकलता हूँ, अलीराजपुर होते हुए, जोबट झाबुआ होते हुए, मैं छोटा दाहोद होते हुए मैं गुजरात से गोवा जाता हूँ। तो बोले मुझे 1580 किलोमीटर पड़ता है। अनुभव सर ने बोला, बोले देख भाई अपन तो एबी रोड से आते हैं बिल्कुल सीधे सीधे, अपने को कोई इधर उधर के है ना ऐसे कोई अफलातून काम करने की बोले से शौक नहीं है। पता लगा रास्ता भूल गए या कहीं रास्ता खराब निकल गया या बोले कहीं रास्ते में कोई मिल मुला गए, किसी ने पकड़ के लपेट दिया, बोले कहा इन सब चक्कर में फंसेंगे, बोले सीधे जाते हैं अपन। शरद सर से पूछा, बोले 1360 कैसे? बोले भाई क्या होता है ना, एबी रोड से जब आप सीधे जाते हो तो बोले सीधे जाकर ना नासिक के पास से एक पतली गली आती है, बोले उस पतली गली से जब तुम घुसोगे ना तो पतली गली बोले तुम्हें डायरेक्टली पनवेल निकालेगी।
तो बोले इससे क्या होता है, तकरीबन तकरीबन ना 100-125 किलोमीटर की सेविंग होती है। बोले भाई 2-3 चीजें बचती है, 2 टोल भी बच जाते हैं, गाड़ी का पेट्रोल भी बच जाता है, और बोले बोले 100-125 किलोमीटर की सेविंग भी होती है। बोले भले ही पतली गली से निकलने में थोड़े बहुत रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं, बट पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कृष्णा सर से पूछा क्या, तो कृष्णा सर ने बोला, बोले देखो साहब क्या होता है, बोले मैं जब निकलता हूं ना, तो मेरे घर से डिस्टेंस 1460 किलोमीटर है। मैं भी जाता ए बी रोड से ही हूं, पर मेरे घर से डिस्टेंस कितना है, केवल और केवल 1460 किलोमीटर है। तो यार नहीं नहीं नहीं, जहां पर जिस प्लेस से बैठे उस प्लेस से बात हो रही है, इंदौर से, तो जहां से इंदौर स्टार्ट होता है वहां से की बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। मंत्री सर से पूछा, बोले 1700 किलोमीटर कैसे, बोले देख भाई अपन उज्जैनी लोग हैं, और बोले रास्ते में अपन क्या खाते पीते घूमते फिरते निकलते हैं। बोले गोवा जाना है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि डायरेक्ट इंदौर से गोवा ही जाना है। बोले पता है इंदौर से गोवा जाते समय, बोले रास्ते में ना एक बेहतरीन ढाबा आता है, लेकिन वो बेहतरीन ढाबे पे खाना खाने के लिए ना मालेगांव से अंदर बोले 60-70 किलोमीटर जाना पड़ता है टूवर्ड शिरडी। तो बोले मैं मालेगांव जैसे ही पहुंचता हूँ, थोड़ी अंदर गाड़ी रॉन्ग डायरेक्शन में लेता हूँ, वो ढाबे पे बढ़िया खाना वाना खाता हूँ, है ना, महाराष्ट्रियन खाना बनता है वहां पे, और वो खाना खा के वापस 50-60-70 किलोमीटर गाड़ी और चला के लाता हूँ, और फिर गोवा जाता हूँ। तो बोले मेरे लिए डिस्टेंस कितना हो गया, 1700 किलोमीटर। अरे बोलो ना, क्या हर कोई पर्सन यहाँ पर अपना अलग अलग डिस्टेंस बता रहा है या नहीं बता रहा है, बता रहा है। अब आपको पता है, यहाँ पर प्रतीक सर कंफ्यूज हो गए कि यार एक्चुअल में मैं क्या डिस्टेंस मानूं। प्रतीक सर गए भाई लॉ मेकर के पास, बोले लॉ मेकर जी, लॉ मेकर जी तुम्हें इतनी अकल होनी चाहिए। बोले बताइए ना साहब क्या हुआ। बोले डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, ये तरीका तो आपको बताना चाहिए। यहाँ पर देखो, ये मैंने 5-7 नमूनों से बात करी, सबके किलोमीटर जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। लॉ मेकर ने बोला है, बोले ये तो 5-7 नमूने से तुम मिले, बोले तुम 1 लाख नमूनों से मिल लो, सबके 1 लाख नमूनों के डिस्टेंस अलग अलग आएंगे। बोले अच्छा। बोले इसके लिए हमने ना एक लॉ बना के रखा है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। वो बोले मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस से लॉ हमने बना के रखा है रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 11। कहां पर बना के रखा है बेटा, सेक्शन नंबर 11 में। अब क्या हुआ इसी बीच में ना भाई, हमारी क्लास से ये हार्दिक आ गया, और ये हार्दिक आकर मुझसे पूछता है, बोले सर मुझे ना थोड़ा घूमना फिरने का ज्यादा शौक है, मैं घूमते फिरते रहता हूँ, कभी कभी घूमने फिरने के चक्कर में मैं क्लास भी छोड़ देता हूँ, इतना शौक है मुझे घूमने फिरने का। बोले सर, बोले मैं अभी इंदौर में रहता हूँ, और बोले सर मैं ना देवास जाना चाहता हूँ, और सर बोले मैंने ऐसा सुना है देवास में बोले एक माता जी की एक टेकरी है, वो भी बड़ी फेमस है। वो गया है क्या देवास माता जी की टेकरी, गए हुए हो ना, हाँ। ठीक है, बोले देवास माता जी की टेकरी जो है ना वो बड़ी फेमस है। ठीक है, बोले सर एक बात बताओ ना, यहाँ से इंदौर से देवास तक का डिस्टेंस, मैंने बोला 35 किलोमीटर, और बोले वहां से माता जी की टेकरी कितनी ऊपर चढ़ना है, मैंने बोला अराउंड अराउंड 2 किलोमीटर। तो मैंने बोला टोटल मिलाकर कितने किलोमीटर हो जाएंगे, 37 किलोमीटर। तो आपको पता है लॉ मेकर को इस चीज से भी प्रॉब्लम है, लॉ मेकर ने इसके लिए भी रूल बना लिया। लॉ मेकर ने बोला कि ये तो देवास माता जी की टेकरी है तो 2 किलोमीटर है, यदि वैष्णो देवी आप बोलोगे तो 17 किलोमीटर है। तो बोले आप क्या बोलोगे कि इंदौर से वैष्णो देवी 2000 किलोमीटर और वहां से 17 किलोमीटर, और टोटल बोले 2017 किलोमीटर। लॉ मेकर बोलता है ऐसा नहीं होगा। बोले मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के लिए नाउ वी आर गोइंग टू मेकिंग अ सर्टेन रूल्स, दैट इज हमेशा डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। कैसे मेजर किया जाएगा, स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब बोले तुम, अब जैसे प्रतीक सर ने पूछा कि इंदौर से लगाकर गोवा तक का डिस्टेंस कितना है, मेहुल सर गलत बात, क्यों घूमते फिरते गए, क्यों गुजरात होते हुए तुम्हें जाना है, बोले नहीं जाना था। शरद सर क्यों पतली गली से निकले, नहीं जाना था। कृष्णा सर तुम्हारे घर से डिस्टेंस थोड़ी ना मेजर करना है। चेतन सर अरे भाई साहब तुम खाना खाने जाओ, आश्रम में रहो, सत्संग करो, योगा करो, कुछ भी करो भाई, हमको क्या लेना देना उससे, तुम्हारे डिस्टेंस बढ़ रहे तो ये हमारे एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है। आपको पता ना उन्होंने किसके डिस्टेंस को सही माना, बिकॉज अनुभव सर सीधे गए थे ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अरे बोलो ना भाई, आपको पता है ये लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, रुको उसके पहले और एक चीज बताता हूँ। ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना बेटा, अब पता है उन्होंने क्या बोला, स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। आपको पता है इन्होंने बोला है कि बोले यदि हार्दिक को इंदौर से देवास माता जी की टेकरी जाना है ना, तो माता जी की टेकरी भले ही ऊपर चढ़ाव पे, वहां तक जाने का डिस्टेंस कुछ और है, लेकिन जहां से उनका ये रास्ता शुरू हो जाता है ना, वहीं तक का डिस्टेंस हम लोग लॉ में कंसिडर्ड करेंगे ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन।
नॉट ऐसा 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 ऐसा, हम कोई ऐसा ऐसा डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम लोग जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, आप ऐसे उड़ के जा रहे हो, उड़न खटोले से जा रहे हो, एरोप्लेन से जा रहे हो, है ना, खुद की गाड़ी चढ़ाकर जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो भाई, हम लोग वो डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन, जहां पर ये जगह आती है, यहां से निकले, यहां पर ये जगह आ रही है, इतना डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बताता हूं अब लॉ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तुमने इनकम टैक्स में कैपिटल गेन पढ़ा है, वहां पर रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, वो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस मेजर करना पड़ता है। अब आपको पता है बेटा, वो 8 किलोमीटर के डिस्टेंस हर किसी के अकॉर्डिंग अलग अलग आते हैं। कोई बोलता है मेरे घर के पीछे से तो ये 6.5 किलोमीटर ही थी, कोई बोलता है हाईवे से जाओ तो 7 किलोमीटर है, कोई बोलता है कि नहीं नहीं, ये जो ऑथेंटिकेट रास्ता है यहाँ से तो 9 किलोमीटर हो रहा है, और बोले गवर्नमेंट ये 9 किलोमीटर कंसिडर कर रही है, लेकिन आओ ना मैं आपको शॉर्टकट से ले जाता हूँ, तो ये तो अभी भी 8 किलोमीटर के अंडर अंडर ही है। तो इस चीज को लेकर ना डिस्प्यूट है। तो उन्होंने बोला देखो भाई, तुम कहां हमको खंडर से ले जा रहे हो, किस नदी नाले से ले जा रहे हो, कौन सी पतली गली से ले जा रहे हो, इट डजंट मीन। हमारे लिए तो 8 किलोमीटर का जो टेरिटरी होगा वो होगा भाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या आप? नंबर वन। नंबर टू, बेटा मैं आपको बताता हूं, तुमने यदि जीएसटी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कभी जीएसटी के बारे में सुना है क्या? नहीं पता है आपको? जीएसटी जब अभी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो वहां पर आएगा एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। तो ऐसा आता है कि लैंड सरफेस से इतने नॉटिकल माइल्स तक, एयर सरफेस में इतने नॉटिकल माइल्स तक। तो पता है वो नॉटिकल माइल्स अगेन क्या कैलकुलेट करना है आपको? डिस्टेंस। तो पता है डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सेक्शन नंबर 11 एप्लीकेबल होगा, जहां पर क्या बोलेगा वो पता है? मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। एक ही चीज तो इंपॉर्टेंट है यार, भले ही कोई भी कुछ भी लिखा हुआ आपने, जब तक कोई डिफरेंट इंटेंशन अपीयर ना हो, इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल, लिख लेना यहाँ पर। इंदौर टू गोवा एग्जाम्पल, इंदौर टू देवास टेकरी एग्जाम्पल। तो आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पर अपन लोगों ने क्या डिस्कशन किया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, in the measurement of any distance for the purpose of central act or regulations made after the commencement of this act, the distance shall unless a different intention appears, मतलब किसी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन में जब तक कुछ अन्यथा अदरवाइज बोला गया ना हो, तब तक हम लोग डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे? इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अरे क्या याद रहेगी क्या ये बात? अरे बोलो। लो भाई, अगला सेक्शन टाइम पास। ड्यूटी टू बी टेकन प्रो डाटा इन द इनेक्टमेंट। क्या अपन ने एड वेलोरम ड्यूटी, एड वेलोरम फीस के बारे में पढ़ा था क्या चार्ज वाले चैप्टर में? अरे वहां पर बोला था ना कि यदि मान लीजिए एडिशनल, मतलब आपको जो एड वेलोरम ड्यूटी, एड वेलोरम फीस लगेगी, वो 5% से लगना है। 100 रुपए का चार्ज होगा तो 5 रुपए लगेंगे, 200 का चार्ज होगा तो 10 रुपए लगेंगे, 1,000 का चार्ज होगा तो 50 रुपए लगेंगे। अरे बोलो ना यार। तो जैसे जैसे वैल्यू में इंक्रीमेंट होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होते जाएगी? वो चेंजेस होते जाएगी। ठीक है, रेट सेम रहेगा, अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू चेंज होती जाएगी। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? प्रो डाटा इन द इनेक्टमेंट। जल्दी से एक बार मेरे कुछ बताए बिना सेक्शन नंबर 12 को पढ़ लो ना मालिक। क्या ये अंदर जो एग्जाम्पल 22 और 23 देख के रखे हुए थे, ये भी पढ़ लिए क्या? ठीक है, नाउ सी सेक्शन नंबर 13। किसकी बात करता है बेटा ये? जेंडर एंड नंबर। कई बार मैं तुम लोगों के सामने लॉ में डिस्कस भी कर चुका हूं कि ही इंक्लूड शी, ही इज इंक्लूड हर, कई बार ऐसा बोलते हैं। मैंने आपकी क्लास में एग्जांपल भी ऐसा लिया था कि जनरली एक जगह लॉ में प्रोविजन में ऐसा लिखा हुआ था कि ही इज लाइबल फॉर इम्प्रिजनमेंट, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट वाइल ही इज ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू मर्डर और एक्चुअल कंफर्मिंग द मर्डर। अरे यार, यदि किसी इंसान ने किसी का मर्डर कर दिया तो उस इंसान को क्या हो जाएगी? ही इज लाइबल फॉर इम्प्रिजनमेंट टिल लाइफ टाइम जेल, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। तो बेटा मैंने वहां पर ऐसा बोला था कि एक दिन क्या हुआ कि वहां पर लॉ में लिखा हुआ था ही इज लाइबल फॉर इम्प्रिजनमेंट। कैसी इम्प्रिजनमेंट होगी? लाइफ टाइम। तो बेटा ही की जगह पर इस बार पता है क्या किया? किसी लड़की ने ना किसी दूसरे का मर्डर कर दिया, और बोले आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, आई विल नॉट बी लाइबल। वाई? बिकॉज लॉ में क्या लिखा हुआ है? ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज लाइबल। तो बोले आई विल नॉट लाइबल। तो आपको पता है कोर्ट के जज ने बोला कि बोले देखो, ही इंक्लूड शी, ही इज इंक्लूड हर, मस्कुलिन जेंडर इंक्लूड्स फीमेल। और जहां पर भी यदि ऐसा बोला है कि यदि कोई पर्सन मर्डर करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो अकेले ने मर्डर किया तो ही वो प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। यदि 2-3 लोगों ने मिलकर भी मर्डर कर दिया
तो भी वो ये पर्टिकुलर प्रोविजन उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। दैट्स वाई इन्होंने यहाँ पर बोला है कि नंबर्स में सिंगुलर इंक्लूड प्लूरल एंड प्लूरल इंक्लूड्स सिंगुलर। तो जब भी किसी भी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशंस में कहीं पर भी कोई मस्कुलिन जेंडर से रिलेटेड बात की गई है तो मस्कुलिन जेंडर इंक्लूड्स फीमेल, मतलब ही इंक्लूड शी एंड ही इंक्लूड हर, नंबर 1। नंबर 2 बेटा, यदि कहीं पर कोई सिंगुलर नंबर को ध्यान में रखकर लॉ बनाया है, लेकिन यदि मान लीजिए वहां पर एग्जीक्यूशन प्लूरल ने किया है तो वहां पर हम लोग क्या बोल देंगे, सिंगुलर इंक्लूड प्लूरल्स। ठीक है, लेकिन हाउएवर यदि कहीं पर क्लियरली बोला है कि भाई साहब यहाँ पर मेल मतलब ही होगा, यहाँ पर शी इंक्लूडेड नहीं है, या कहीं पर फीमेल जेंडर मतलब फीमेल जेंडर ही, वहां पर मेल जेंडर इंक्लूडेड नहीं है, तो बेटा वहां पर ना आप किसी भी तरीके से वहां पर ही इंक्लूड शी और शी इंक्लूड ही नहीं कर सकते हो। लेकिन जहां पर कुछ भी नहीं बोला है तो जनरली वहां पर ही इंक्लूड शी होता है और ही इंक्लूड हर होता है। करेक्ट है। अब ये बात ना हमको क्यों यहां पर बताई गई है, इसके पीछे देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस। रीजन नंबर 1 ये बोला गया है बेटा, क्योंकि ये ना बहुत सारे एक्ट में इन प्रोविजंस की जरूरत पड़ती है, तो अननेसेसरली अलग अलग जगह पर डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल एक्ट में यदि आप कोई चीज को मल्टीपल टाइम्स लिखोगे तो इससे बेटर इन्होंने कहां पर लिख दिया, उसको जनरल क्लॉजेस एक्ट में लिख दिया है। ठीक है, लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जहां पर स्पेसिफिकली बोल दिया है कि ही का मतलब ही कंसिडर करना है, सिंगुलर का मतलब सिंगुलर ही कंसिडर करना है, तो वहां पर ही में शी और सिंगुलर में प्लूरल को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर ना मैं आपको सीआरपीसी या सीपीसी का जो भी होगा, सीआरपीसी का ही एक पर्टिकुलर कोई सेक्शन नंबर भी याद करवाऊंगा, वो सेक्शन आपको याद करना है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 13, जेंडर एंड नंबर, all legislation or regulation unless there is anything repugnant in the subject or context, मतलब जब तक कोई उस पर्टिकुलर एक्ट या रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कोई कॉन्ट्ररी ना हो तो। words importing the masculine gender shall be taken includes females and words in the singular shall includes the plural and vice versa। ठीक है, वाइस वर्सा, मतलब यदि कहीं पर प्लूरल लिखा हुआ है तो प्लूरल में हम लोग सिंगुलर मान लेंगे, और यदि कहीं पर सिंगुलर लिखा है तो प्लूरल वहां पर बाय डिफॉल्ट ही रहेगा। ध्यान से पढ़ना है, 2 पैराग्राफ, इवन तीनों पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना, 1 2 3, ध्यान से पढ़ना। इन अकॉर्डिंग विद द रूल that the word importing the masculine gender are to be taken to include females, the word may be properly held to include women, and the pronoun he and its derivatives may be construed to refer to any person, whether male or female. So the words his father and mother as they occur in, याद कर लेना ये, सेक्शन नंबर 125 1D of CRPC 1973 have been construed to include her father and mother, and a daughter has been held be liable to maintain her father and mother to maintain himself। मतलब यदि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि यदि ओल्ड एज डिपेंडेंट पेरेंट्स है तो उनकी टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सन की होगी, क्योंकि वो हीज फादर एंड मदर है। तो बेटा मान लीजिए यदि किसी घर में एक ही बच्चा है और वो एक बच्चा सिर्फ उनकी बेटी है, तो बेटा वहां पर ऐसा नहीं होगा, बेटी ये नहीं बोलेगी कि लॉ में तो ये लिखा हुआ है कि केवल और केवल जिम्मेदारी किसकी है, सन की थी, मतलब हीज की थी। ठीक है, मतलब मस्कुलिन जेंडर की थी। तो यहाँ पर इन्होंने बोला इट इज नॉट लाइक दैट, यदि वहां पर हीज लिखा है, हीज इंक्लूड हर, तो वहां पर डॉटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने ओल्ड एजेड या डिपेंडेंट मदर फादर की क्या करेगी, प्रॉपरली टेक केयर करेगी। अरे बोलो, ठीक है। और आगे इन्होंने क्या बोला हुआ है, बट, अब जैसे ही बट बोला तो ऊपर वाले प्रोविजन का हाउएवर आ जाएगा। जनरल रूलिंग सेक्शन नंबर 13(1) हैज टू बी अप्लाइड इन द सर्कमस्टांसेस, नहीं, circumspection of interpreting law dealing with the matter of succession। ओ, सक्सेशन मतलब वसीयत की बात हो रही है, पुरानी संपत्ति वंपत्ति वसीयत में मिलने वाली प्रॉपर्टी की बात हो रही है। Thus the word male descendant occurring in section number 7 and 8 of छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, ये वहां के लोकल लेवल का लॉ है बेटा, जो उस पर्टिकुलर विदर्भ वाले एरिया में एप्लीकेबल होता है, वर नॉट इंटरप्रिटेटेड टू इंक्लूड फीमेल डिसेंडेंट। तो बेटा जब भी इन्होंने बात करी है कि सक्सेशन की जब भी बात होगी तो उसमें हम लोग केवल और केवल मस्कुलिन जेंडर वालों को ही इंक्लूड करेंगे, वहां पर ही कभी भी इंक्लूड शी नहीं होगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है।
और आगे इन्होंने बोला हुआ है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 तो आप ही पढ़ लो, मतलब पॉइंट नंबर 3 तो आप ही पढ़ लो, इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ जरा एक बार देखो पढ़ के, क्या कुछ बात समझ में आती है क्या। और वो पढ़ने के बाद पूरा एक बार सेक्शन नंबर 13 एज अ होल पढ़ना, वापस से 13 एज अ होल पढ़ना, ठीक है। नाउ अगला सेक्शन नंबर 14 से लगाकर 19 तक का डिस्कशन करना है। उसमें भी हम लोग सेक्शन नंबर 16 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पर अपन लोगों ने बात करी थी कि पावर टू अपॉइंट टू पावर टू सस्पेंड और डिसमिस। अरे यार याद है क्या, अपन ने जहां पर बोला था कि शिवा इज द क्रिएटर, शिवा इज द डिस्ट्रॉयर, है ना, जिसने तुम्हें अपॉइंट किया है वो तुम्हें हटा भी सकता है ठीक है, ऐसा करके अपन लोगों ने बात की थी। नाउ आई थिंक सो वो सेक्शन नंबर 16 था। नाउ अपन लोग अब यहाँ पर 14 से लगाकर 19 तक की बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने बोला है पावर कन्फर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा बोले सर 14 से लेके 19 पढ़ना है। देखो ना, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये 6 नंबर का, इसमें एक तो केस लो इसलिए इसको ज्यादा बड़ा बना दिया। टेक्निकली देखा जाए तो 1 से 1.5 पेज का कंटेंट है ये। इतने में हमारे ये सारे के सारे सेक्शन जो है ना वो यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। सी सेक्शन नंबर 14, पावर कन्फर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। पहले 2 बार इस सेक्शन का नाम बोलो, क्या बोलता है बेटा ये, ठीक है। देखो वो ये बोलता है यदि किसी लॉ ने या किसी अथॉरिटी ने या किसी गवर्निंग बॉडी ने किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को कोई पावर दी है, यार कोई डिपार्टमेंट को कोई पावर दी है, तो वो ऑफिसर या डिपार्टमेंट को पावर ना जब जरूरत पड़ेगी तो उस पावर को यूटिलाइज भी करना है। केवल और केवल यदि कोई वो पावर लेकर बैठ जाता है, घूमते रहता है ना, पेच लगा के घूम रहा है, नेम प्लेट लगा के घूम रहा है कि बोले अरे अरे आई एम डायरेक्टर जनरल का हेड हूं मैं, डायरेक्टर जनरल का चेयरमैन हूं, आईपीएफ का चेयरमैन हूं, करते कुछ नहीं हो तुम, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, पावर लेकर घूम रहे हो। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है मालिक, यदि किसी भी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन में जो कि इस एक्ट के आने के बाद आए हैं और यदि उसमें तुम्हें कोई पावर दी गई है तो उस पावर को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टाइमली यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी वो पावर तुम्हारी पावर मानी जाएगी, अदरवाइज वो पावर किसी भी काम की नहीं रहेगी। से फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बड़ा रियलिस्टिक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए मैंने आप लोगों की क्लास में, ठीक है वीडियो वाले बच्चों ध्यान से सुनना, मान लीजिए मैंने आप लोगों की क्लास में बॉयज में से एक लड़के को और गर्ल्स में से एक लड़की को ना क्लास मॉनिटर बना दिया और बोल दिया कि हर हफ्ते ना आप इंडिविजुअली आप सारे बच्चों की कॉपी चेक करना, बॉयज बॉयज की चेक करेंगे, गर्ल्स गर्ल्स की चेक करेंगे, ये पावर मैं आपको देता हूं। क्या हुआ भाई साहब, 15-15 दिन हो गए, 20-20 दिन हो गए, ना कॉपी चेक हुई, ना कॉपी से रिलेटेड कोई बात हुई, और पता लगा कि जिसको मॉनिटर बनाया था उसी की कॉपी कंप्लीट नहीं है। और पता है वो लड़का और वो लड़की बड़े अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने घर पे, अपने फ्रेंड्स के बीच में बड़े चौड़ से बोलते हैं वो कि तुझे पता है हम लोग ना हमारी क्लास के मॉनिटर है, हम लोग हमारी क्लास के मॉनिटर है, बोले हमको ना पावर दी गई है कि हम लोग ना किसी की भी बुक्स चेक कर सकते हैं। अरे पावर दी है उसको अप्लाई तो करो भाई, यदि जो पावर तुमको दी है यदि तुम उसको अप्लाई नहीं करोगे तो इसमें अल्टीमेटली नुकसान ना डिपार्टमेंट अथॉरिटी का होगा, क्योंकि उन्होंने अपना वर्क डेलीगेट भी कर दिया और वो काम हुआ भी नहीं। तो बताइए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर इन्होंने बोला वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशंस। अच्छा ये पढ़ने से पहले एक बार यहाँ पर ये कट कर दो, हार्दिक भाई देखना, ये कट कर दो। और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ओके कॉमन लाइन है यार ये तो, एनी पावर इज कन्फर्ड देन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, ये भी कॉमन लाइन है भाई, दैट पावर मे बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम बेसिस एज द ओकेशन इज रिक्वायर्ड। खत्म। और नीचे एक एग्जांपल दे दिया है, मतलब आपको पता है ये जो हेडिंग आपने 2 बार जो चिल्ला चिल्ला के बोली थी, ये हेडिंग में ही पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट छुपे हुए। और कॉन्सेप्ट क्या छुपे हुए पता है, ये बोलता है वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशंस मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी पावर इज कन्फर्ड देन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज नॉट अपीयर्स। तो फिर उस केस में इन्होंने क्या बोला है पता है, दैट पावर मे बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द ओकेशन इज रिक्वायर्ड। अरे बोलो ना, नीचे क्या बोल रहा है बताइए, रिलाइंग ऑन दी सेक्शन नंबर 14, ऊपर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर रिलाई करते हुए हम लोग ये बोलते हैं द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर अंडर सेक्शन नंबर 51(3) ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय चीफ जस्टिस एज एंड व्हेन ओकेशन अरोज फॉर इट एक्सरसाइज। मतलब जब भी वहां पर कोई डिसीजन मेकिंग लेनी है या जब भी वहां पर कुछ भी काम करना है तो वो काम करने की पावर किसको दे दी गई है बेटा, चीफ जस्टिस को।
तो चीफ जस्टिस को वो पावर डेलीगेट करी गई है, जिसको उनको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। कब करना है एक्सरसाइज? टाइम टू टाइम बेसिस पर, व्हेन ओकेशन इज डिमांडेड। जब भी वक्त की नजाकत है तो उस वक्त की नजाकत को ध्यान में रखते हुए उनको क्या करना है, अपनी पावर को वहां पर यूटिलाइज करना है। खत्म हो गया ना? बताओ सेक्शन में मैं क्या करूं? बोले यस सर, हमको भी यही समझ में नहीं आता है ना कि हम क्या करें, हम क्या लिखें। मैंने बोला रुको ना, मैं आपको सारी चीज समझा दूंगा, बता भी दूंगा कि एग्जैक्टली कब क्या कैसे करना है। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आती है क्या तुम्हें? अगला सेक्शन, ओ माई गॉड, सेक्शन नंबर 15। देखो ध्यान से देखना, ये सेक्शन ध्यान से देखना, क्या बोलता है यहां पर? पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड्स पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। ये एक्स ऑफिशियो वर्ड से तुम लोग फेमिलियर हो? मैं बताता हूं आपको, तुमने एक्स ऑफिशियो वर्ड कहां पर पढ़ा है। इट इज अबाउट आईपीएफ। और पता है यहां पर अपॉइंट करना था चेयरमैन ऑफ आईपीएफ, और ऐसा बोला गया था चेयरमैन ऑफ द आईपीएफ विल बी द एक्स ऑफिशियो ऑफ सेक्रेटरी ऑफ एमसीए, एक्स ऑफिशियो ऑफ सेक्रेटरी ऑफ एमसीए। तो अब आपको पता है सेक्रेटरी ऑफ एमसीए कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यहां पर इन्होंने यहां पर क्या बोला है बेटा कि कि एमसीए के सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको पता है जो एमसीए का सेक्रेटरी होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है? आईपीएफ का चेयरमैन। तो आपको पता है यहां पर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्रेटरी ऑफ एमसीए को अपॉइंट कर रही है ना, तो ये केवल और केवल सेक्रेटरी ऑफ एमसीए को अपॉइंट नहीं कर रही है, ये बाय डिफॉल्ट सेक्रेटरी ऑफ एमसीए के साथ साथ आईपीएफ के चेयरमैन को भी अपॉइंट कर रही है। गवर्नमेंट का काम क्या था? सेक्रेटरी ऑफ एमसीए को अपॉइंट करना। पर आपको पता है गवर्नमेंट यहां पर सेक्रेटरी ऑफ एमसीए को अपॉइंट नहीं कर रही है। सेक्रेटरी ऑफ एमसीए को अपॉइंट करने के साथ साथ इस सेक्रेटरी की पोस्ट पर रहते हुए, इस सेक्रेटरी की पोस्ट पर रहते रहते वो जिन जिन ऑफिस के और पोस्ट को होल्ड कर रहा है, वो वहां पर भी बाय डिफॉल्ट उसको क्या माना जाएगा कि गवर्नमेंट ने केवल इस सेक्रेटरी को सेक्रेटरी की पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया, उसने आईपीएफ का चेयरमैन भी क्या किया है, यहाँ पर अपॉइंट किया है। सेक्शन का टाइटल देखो, पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। और एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है ड्यू टू होल्डिंग वन ऑफिस बाय डिफॉल्ट यू आर गेटिंग अनदर ऑफिस इज नोन एज एक्स ऑफिशियो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने केवल और केवल एमसीए के सेक्रेटरी को अपॉइंट नहीं किया, उसके साथ साथ वो जहां जहां पर बाय डिफॉल्ट पोस्ट को होल्ड करेगा उस पर्सन को भी किसने अपॉइंट किया है बेटा? वहां पर गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किया है। ठीक है, मान लीजिए आज यहां पर धाकड़ जी है, मिस्टर धाकड़ इज ए सेक्रेटरी ऑफ एमसीए, तो मिस्टर धाकड़ ही यहाँ पर क्या बन जाएंगे? चेयरमैन ऑफ आईपीएफ। कल में धाकड़ जी रिटायर हो गए, उनकी जगह पर यहाँ पर अपॉइंट किया बेटा मिस्टर अग्रवाल जी को, तब अग्रवाल जी यहाँ पर सेक्रेटरी अपॉइंट हो गए, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर चेयरमैन भी कौन अपॉइंट हो जाएगा? आईपीएफ का अग्रवाल जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या ठीक है, देखो मेरे साथ साथ पहले लिखा हुआ क्या है, मैं इसको रफ कर दूं ना, देखो, where by any legislation or regulation a power to appoint any person to fill any office or execute any function is conferred, then unless otherwise expressly provided any such appointment may be made either by name or by virtue of office। या तो आपने किसी को पर्टिकुलर नेम से अप्लाई किया या उस ऑफिस की पोस्ट पे अपॉइंट किया। ठीक है, एक्स ऑफिशियो इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स बाय वर्च्यू ऑफ वन पोजीशन और ऑफिस, मतलब एक पोजीशन और ऑफिस को होल्ड करने की वजह से आपको बाय डिफॉल्ट कोई दूसरा ऑफिस मिला है। प्रोविजन अंडर दिस सेक्शन states that where there is an power to appoint, the appointment may be made by appointing ex officio as well। तो केवल और केवल आपने यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ एमसी अपॉइंट नहीं किया, सेक्रेटरी ऑफ एमसीए के साथ साथ चेयरमैन ऑफ आईपीएफ भी अपॉइंट किया। चेयरमैन ऑफ आईईपीएफ भी क्या कर दिया है आपने? अपॉइंट कर दिया। चेयरमैन ऑफ आईपीएफ भी क्या कर दिया आपने? यहाँ पर अपॉइंट कर दिया है। बोलो ना, क्या बात समझ में आती है क्या?
यदि आती है तो एक बार इसको पढ़ के देखो ना कि कितनी बात समझ में आती है। देखो अब सेक्शन नंबर 17 पढ़ना है अपने को, थोड़ा सा आपको अटेंटिव होना पड़ेगा इस सेक्शन नंबर 17 के लिए। देखो यहां पर इन्होंने क्या बोला है पता है, इट इज अबाउट सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। किसकी बात कर रहा है बेटा ये? सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। ठीक है, किसकी बात कर रहा है वापस से बोलो? सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज करना, किसी चीज को चेंज कर देना। ठीक है, क्या होता है कि यार कभी कभी अपन लोग कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो सब्जेक्ट को पढ़ने में इतना दिमाग नहीं चल पा रहा है या मजा नहीं आ रहा है, तो अपन लोग क्या करते? पढ़ाई करना बंद नहीं करते, पढ़ाई करते बट सब्जेक्ट चेंज कर लेते, सब्स्टिट्यूशन कर लेते, चेंज कर लेते, उसको इंटरचेंज बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, बढ़िया कॉर्पोरेट लेवल का एग्जाम्पल लेता हूं। आपको पता है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के दो अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये दो डिपार्टमेंट है, एक है सीबीडीटी और दूसरा कौन सा है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है, ये से दो अलग अलग बोर्ड है। आपको पता है इन बोर्ड में ना फंक्शनल लेवल पर, फंक्शनल लेवल पर एकदम बेसिक, हाँ, जहां पर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, फंक्शनल लेवल पर काम करने के लिए ना ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट करनी थी, क्योंकि अब ना इन डिपार्टमेंट में काम बहुत बढ़ चुका है, तो ये गवर्नमेंट ज्यादा पैसा कमा रही है। तो बेटा अब यहां पर ना काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ रही थी, तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 400 ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। और जब 400 ऑफिसर्स ऑफिसर्स को अपॉइंट किया ना, तो आपको पता है 400 ऑफिसर्स में से गवर्नमेंट ने बिना किसी पार्शियलिटी को करते हुए बेटा 200 जो है वो सीपीडीटी को दे दिए, और 200 जो है वो किसको दे दिए? सीबीआईसी को दे दिए। आपको पता है कोई एक ऐसा मैटर आ गया जिससे कि सीबीडीटी डिपार्टमेंट का जो काम है ना वो अचानक से बहुत बढ़ गया। लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिए थे, जो भी सैलरीड एम्प्लॉयड थे ना, उन्होंने फेक डोनेशन की क्रेडिट लेना स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से उनका एटीआई, मतलब जो एडजस्टेड टोटल इनकम जो है, जीटीआई एटीआई जो है, वो एडजस्ट होकर जो आपका नेट टैक्सेबल इनकम जो बन रही है वो बहुत कम बन रही थी। उन्होंने फेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के क्या कर लिए भाई? डोनेशन क्लेम कर लिए अंडर सेक्शन नंबर 80 जीजीसी। आप जो भी कंट्रीब्यूशन करते हो उसका आपको ना आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम के 100% के इक्विवेलेंट या 50% के इक्विवेलेंट क्या मिलता है? डिडक्शन मिलता है। ठीक है, आपने डोनेशन कहाँ किया है उसके ऊपर डिपेंड करती है वो चीजें। अब क्या हुआ, लोगों ने फेक डिडक्शन क्लेम करना स्टार्ट कर दिया और अपने आईटीआर फाइल कर दिया। आपको पता इतने सारे लोगों के इनकम टैक्स के केसेस खुल गए ना कि अचानक से यहाँ पर ना वर्कलोड बहुत ज्यादा आ गया, डिपार्टमेंट में विजिट्स बढ़ गई, बहुत सारे ईमेल्स आने लग गए, कॉल आ रहे हैं। ठीक है, सबको बेसिक बेसिक आंसर करना है। और बेटा यहाँ के लोग अपने मस्ती में मस्त है, जब भी इनके रिटर्न की बारी आती है तब ये थोड़े बिजी रहते हैं, बाकी तो आराम से ये चाय पीने जा रहे हैं, ऑफिस के अंदर कैंटीन है वहां पे चाय पीने नहीं जाते हुए 1 किलोमीटर दूर गाड़ी लेकर चाय पीने जा रहे हैं। बोले चाय का टाइम हो गया, चाय पी के आते, आधे आधे एक एक घंटे तक आ ही नहीं रहे बेटा चाय के नाम पे। पता है गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बोला, बोले सुनो, यू आर द आइडेंटिफाइड पर्सन अपॉइंटेड बाय अस। किसने अपॉइंट किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आपका जो काम है वो फंक्शनल लेवल का काम है, इधर भी काम करोगे फंक्शनल लेवल का ही करोगे, इधर भी काम करोगे फंक्शनल लेवल का ही करोगे। नाउ वी आर सब्सटीट्यूटिंग योर फंक्शनरीज यार। नाउ फॉर टाइम बिंग हम लोग आपको सीबीआईसी से निकाल कर कहां पर डाल रहे हैं बेटा? सीबीडीटी में डाल रहे हैं। और ऐसे ना 100 स्टाफ को इन्होंने यहां पर भेज दिया, और यहां पर कितने हो गए टोटल? 300। क्या है सब्सटीट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज हुआ या नहीं हुआ? हो गया। पहले ये कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे? सीबीआईसी। अब ये कौन से डिपार्टमेंट में काम करेंगे? सीबीडीटी। अब एक बात बताओ, क्या ऐसा करने से क्या इनकी कोई रैंक कम हुई? क्या नहीं। कोई सैलरी कम हुई? नहीं। क्या जिस पोस्ट पे अपॉइंटेड थे वो पोस्ट हार्म हुई? नहीं। सिर्फ डिपार्टमेंट चेंज हो गया। क्या ऐसा हो सकता है क्या? यस, नंबर वन, इट इज पॉसिबल। ठीक है, नंबर वन, इट इज पॉसिबल। इसको दूसरी तरीके से ऐसा भी बताया जाता है कि यार मान लीजिए यदि कोई मामला एक हाई कोर्ट में चल रहा था,
और यदि वो हाई कोर्ट ना बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड है तो दूसरी हाई कोर्ट ना उस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के मामले को अपने पास बुला लेती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, मामला हाई कोर्ट में ही चल रहा है, पर हाई कोर्ट इंदौर की जगह हाई कोर्ट जबलपुर ये मामला चला गया है, तो वहां पर उस केस की सुनवाई होगी। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट इंदौर में ना मल्टीपल केसेस चल रहे हैं, लेवल सेम, स्टेज सेम, सब चीजें सेम, सिर्फ यहाँ पर फंक्शनरीज का क्या हो गया है बेटा, सब्सटीट्यूशन हो गया है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है? सब्जेक्ट टू कंडीशन, कोई भी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन में कोई अदरवाइज कुछ भी चीज मेंशन नहीं होनी चाहिए। यदि अदरवाइज कुछ भी और चीजें मेंशन नहीं है तो नाउ दे कैन डू दैट द सब्सटीट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। और देखो इसी से रिलेटेड हमको यहाँ पर बात बताई गई है। नाउ सी, ध्यान से देखना, पहले तो ये लाइन कट कर दो, वैसे ठीक है ना, अब तो ये 4 ही लाइन बची है, 4 लाइन को तो हम इसी रट देंगे, ठीक है। इन एनी, उसमें भी देखो पहली लाइन तो वही कॉमन है, इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इट शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग, यहां से द एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू एवरी पर्सन और नंबर ऑफ पर्सन फॉर टाइम बीइंग executing the function of an office to mention the official title of the officer at present executing the functions or that the officer by whom the functions are commonly executed। सेम डेजिग्नेशन, सेम रैंक, सब कुछ सेम है, सिर्फ आपके फंक्शन को क्या किया जा रहा है, सब्सटीट्यूशन, इंटरचेंज किया जा रहा है फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस। 4 लाइन का प्रोविजन है, उसमें से भी 1.5 लाइन तो वही है जो कॉमन हर जगह पूरे सेक्शन में अटैच हो रही है। इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अब यहां से नई बात शुरू हो रही है। इट शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ अ लॉ फॉर एवरी पर्सन और नंबर ऑफ पर्सन, मतलब चाहे एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना यार, बोलो ना भाई। फॉर टाइम बीइंग एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन, क्या परमानेंट हो रहा है या टेम्परली हो रहा है? टेम्परली हो रहा है। किस चीज के लिए? टू मेंशन द ऑफिशियल टाइटल और द ऑफिसर at present executing the function of that of the officer by whom the functions are commonly executed। जहां पर जरूरत है वहां पर भेज दिया है। टेम्परेरी हो रहा है, परमानेंट हो रहा है? टेम्परेरी हो रहा है। क्या सेम लेवल पे हो रहा है या डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हो रहा है? सेम लेवल। अरे रीडिंग में ये है मेरा सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 18 किसकी बात करता है बेटा? बताए। सक्सेसर। यार आपको पता है जितना इंपॉर्टेंट किसी पोस्ट पर रहकर काम करना होता है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है सक्सेशन प्लानिंग। पता है व्हाई आई एम टेलिंग यू लाइक दिस? जिसे आप देखो क्रिकेट में टीम में कैप्टन होता है तो कैप्टन के साथ में वाइस कैप्टन होता है, वाइस कैप्टन होता है। ध्यान से सुनो बेटा, यदि बैंक में मैनेजर होता है तो मैनेजर के साथ साथ असिस्टेंट मैनेजर होता है। यदि सीएम होता है तो डिप्टी सीएम होता है। यदि कलेक्टर होता है तो डिप्टी कलेक्टर होता है। यदि घर पे मान लीजिए दादाजी ने पूरी की पूरी बागडोर संभाल के रखी हुई है तो बेटा दादाजी के अंडर में उनका कोई ना कोई घर में कॉन्फिडेंशियल बंदा होता है, या तो पापा होते हैं या वो चाचा होते हैं या वो बड़े पापा होते हैं। जब दादाजी कहीं बाहर गांव गए हुए होते तो उनकी जगह पर यदि कोई भी देना लेना करना होता है या बिजनेस ट्रांजेक्शन करने होते हैं या तिजोरी की चाबी वो जिनको देकर जाते हैं वो अपने सक्सेसर को देकर जाते हैं। आपको पता है सक्सेशन प्लानिंग इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पीपल में कम एंड गो यार, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर लोगों के आने और जाने से उस पर्टिकुलर पोस्ट और उस डिपार्टमेंट में होने वाले कामकाज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं यार, मान लीजिए आज इंदौर में, इंदौर जुरिस्डिक्शन के जो इनकम टैक्स कमिश्नर है उनका सरनेम है सक्सेना जी। तो मान लीजिए सक्सेना जी जो है ना वो इंदौर रेंज के, इंदौर जुरिस्डिक्शन के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यदि नंबर 1 का सबसे पावरफुल यदि कोई आदमी है तो वो कौन है भाई? सक्सेना जी। यार कल में यदि सक्सेना जी रिटायर हो जाते हैं, या कल में मान लीजिए सक्सेना जी वॉलेंटरीली अपनी पोस्ट छोड़ देते हैं, या कल में सक्सेना जी की मान लीजिए डेथ हो जाती है, तो क्या बेटा इंदौर का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा क्या? खत्म? बोले सक्सेना जी गए, सबसे पावरफुल नेता गए, नेता नहीं सॉरी लीडर गए, हेड ऑफ दी ऑफिस चले गए, तो क्या ये डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा क्या?
नहीं भाई, पीपल में कम एंड गो, बट ऑफिस इसी तरीके से चलते रहेंगे। वो जो पोस्ट पे काम करने वाला व्यक्ति जिस तरीके से काम करता है वो नहीं तो उनकी जगह कोई और आएगा और वो उनका पद ग्रहण करेगा, पोस्ट को अक्वायर करेगा और वो उस फंक्शन को क्या करेगा, वहां पर परफॉर्म करेगा। मान लीजिए बेटा घर में दादाजी है, इतने सालों से उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, और बेटा यार जो इंसान आया है वो जाएगा। मान लीजिए कल मेरी दादाजी चले जाते हैं तो क्या बेटा घर वाले अपना बिजनेस अपट के बंद कर देंगे क्या? क्या सब लोग हरिद्वार जाके तीर्थ यात्रा पर जाकर हिमालय पर जाकर बैठ जाएंगे क्या? अरे नहीं भाई, बिजनेस चलता रहेगा। दादाजी गए पर दादाजी की जगह या तो पापा लेंगे या पापा के बजाय चाचा लेंगे या चाचा की बजाय बड़े पापा लेंगे। जिन्होंने दादाजी ने जिनको ट्रेन किया था, जिनको अपना सक्सेसर बोल दिया था, वो अब उस घर की बागडोर संभालेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या यही बात हमको कौन समझाता है पता है? सेक्शन नंबर 18। बस इतनी सी बात के लिए इन्होंने एक सेक्शन बना दिया। क्या बोला पता है? इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इट शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग दैट, ये पूरी की पूरी वही लाइन है बेटा जो कॉमन लाइन चलते आ रही है। In relation to the law, the successor of any functionaries or of the corporations having perpetual succession to express in relation to the functionaries or corporation। नीचे की जो लाइन लिखी है उसको कट कर देना। सिंपल सी बात है, इधर साइड में लिख लो क्या बोलना चाह रहा है। पीपल में कम एंड गो, पीपल में कम एंड गो, पीपल में कम एंड गो, लोग आते जाते रहेंगे। पीपल में कम एंड गो, बट इसकी वजह से डिपार्टमेंट और किसी ऑफिस की वर्किंग हार्म नहीं होती है। इसकी वजह से कोई डिपार्टमेंट या ऑफिस की वर्किंग हार्म नहीं होती है। इसकी वजह से कोई डिपार्टमेंट या ऑफिस की वर्किंग हार्म नहीं होती है। वो एज इट इज ही चलती रहेगी, वो एज इट इज ही चलती रहेगी, वो एज इट इज ही चलती रहेगी। क्लियर क्या बेटा? बोलो। ठीक है, नाउ सी सेक्शन नंबर 19, ऑफिशियल्स, ऑफिशियल चीफ्स एंड सबऑर्डिनेट्स। किसकी बात हो रही है बेटा यहाँ पर? ऑफिशियल चीफ्स एंड उनके सबऑर्डिनेट। ऑफिशियल मतलब टॉप लेवल के लोग, चीफ्स मतलब उनसे नीचे वाले लोग, और सबऑर्डिनेट मतलब सबसे छोटे वाले लोग। अरे यार ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की होती है। मान लीजिए यार कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का काम दिया था आरओसी को। यार आरओसी बहुत ऑक्यूपाइड है यार, ये हमारा ऑफिशियल है, ये आरओसी ये बहुत ऑक्यूपाइड है। आपको पता है बेटा इसके अंडर में ए आरओसी आता है, इसके अंडर में जे आरओसी आता है, इसके अंडर में डी आरओसी आता है, इसके अंडर में बेटा असिस्टेंट आरओसी आता है, ज्वाइंट आरओसी आता है, डेप्यूटी आरओसी आता है। ठीक है, तो बेटा इसने अपना काम क्या किया, इसने अपना काम जो है ना वो ए आरओसी, जे आरओसी और डी आरओसी में बांट दिया। तो आपको पता है जो फंक्शनरीज, जो पावर एंड ड्यूटीज हमारी आरओसी की थी ना, यही पावर एंड ड्यूटी सब किसकी हो जाएगी? ए आरओसी, जे आरओसी और डी आरओसी। यदि ये काम डेलीगेट किया है, काम के साथ साथ आपको क्या करनी पड़ेगी? पावर भी इशू करनी पड़ेगी, डेलीगेट करनी पड़ेगी। इट मीन्स क्या? यदि मान लीजिए यार नेम में कोई एम्बिक्विटी है, कोई आइडेंटिकल या सिमिलरिटी है, तो वो क्या करता है? आरओसी नेम को रिजेक्ट करके वहां पर उनको रीसबमिशन इशू कर देता है। तो भाई साहब यदि ये काम कर रहे हैं, इनको यदि मिलता है कि यार नेम में कोई सिमिलरिटी है, तो भाई साहब ये लोग भी क्या कर सकते हैं? उस नेम को रिजेक्ट करके और वापस से रीसबमिशन भेज सकते हैं। ये पावर होगी। ड्यूटीज क्या है? प्रॉपरली चेक करना क्या नेम सही है या नहीं है। कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, प्रॉपरली चेक करना क्या डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। यदि डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो नाउ आपके पास पावर है कि आप इस कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं करने की बजाय क्लाइंट को रीसबमिशन भी भेज सकते हो। अरे बोलो ना यार। तो आपको पता है क्या बोलता है? ऑफिशियल चीफ्स एंड सबऑर्डिनेट्स, जो पावर मेन प्रिंसिपल ऑफिसर्स को, सुपीरियर ऑफिसर को है ना, वही पावर वो अपने सबऑर्डिनेट को भी जब कोई काम डेलीगेट कर रहा है तो वो पावर के साथ साथ वो ड्यूटीज के साथ साथ वो पावर भी क्या हो जाएगी? यहाँ पर डेलीगेट हो जाएगी। यही बात बोलने के लिए पता है कौन सा सेक्शन आया था? सेक्शन नंबर 19 आया था। कई बार ऐसा होता है बेटा कि मान लीजिए अपने घर पे अपने घर वाले ने अपने को बोल देते
कि बेटा यदि मान लीजिए छोटी मोटी यदि कोई शॉप वॉप है, तो बोले यदि कोई भी छोटा ग्राहक आएगा ना बेटा, तो उससे पैसे लेकर ना तो उसको सामान दे भी देना। अब यदि कोई सामान दे भी देना तो उन्होंने आपको काम बोला है, तो काम बोला है कि सामान दे भी देना, तो पैसे ले भी लेना। और यदि मान लीजिए हिसाब में कोई कम ज्यादा हो रहा है, तो हिसाब में कम ज्यादा को आप प्रॉपरली नोटिंग भी करना है। दैट इज योर राइट, दैट इज योर पावर। ठीक है, आप चाहो तो इंफीरियर गुड्स को एक्सेप्ट करने से मना भी कर सकते हो। आप बोलोगे खराब गुड्स हम लोग नहीं खरीदते। उन्होंने आपको अपॉइंट किया था कि जाओ मंडी में जाकर कॉटन खरीद के लाना, सोयाबीन खरीद के ले आना, अपने घर वालों ने अपने को पावर दे दी, तो बोले मंडी में जाकर खरीद के लाना, तो बेटा खरीद के लाना इज इंस्ट्रक्शन, बट आप नहीं लाए, इट इज योर पावर, क्योंकि वो सामान वहां पर जो भी बिकने आया था वो अच्छा नहीं था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या जल्दी बोलो। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है पता है, जो टॉप लेवल के ऑफिसर होते हैं ना, यदि उन्होंने अपना काम किसी को डेलीगेट किया अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो वो केवल और केवल ड्यूटीज डेलीगेट नहीं करेंगे, ड्यूटीज के साथ साथ पावर को भी डेलीगेट करेंगे। देखो ये क्या बोलता है, अ लॉ रिलेटिव टू दी, किससे रिलेटेड है, चीफ और सुपीरियर से, ऑफ एन ऑफिस shall apply to the deputies and subordinates lawfully performing the duties of the office in place of their superior। मतलब वो जो सुपीरियर थे, जो ऑफिशियल्स थे, वो काम नहीं कर रहे, उनकी जगह पर काम कौन कर रहे बेटा, ये लोग कर रहे। टू प्रिस्क्राइब द ड्यूटी ऑफ द सुपीरियर द सेक्शन अप्लाइज टू, और वो पहले लिखना भूल गए थे तो अब बाद में लिख रहे। हम लोग इस लाइन को ऐसे भी कट करते आए थे, कट कर देंगे और कट करते रहेगी। यहां से कट करो, टेक्निकली यहां तक ये सेक्शन है। अब देखो यहाँ पर ये पैरा 1 और यहाँ पर देखो ये पैरा 2। थोड़ा ध्यान से देखना, बात ही खत्म हो जाएगी, आपको पूरा पूरा समझ में भी आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू से। इन केजी कृष्णैया वर्सेस स्टेट AIR 1959, it was held that it is not essential that same statutory authority that initiate a scheme under the Road Transportation Corporation Act 1950 should also implement it। मतलब जिसने फॉर्मुलेट किया है वही इंप्लीमेंट करे, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर्मुलेट यदि टॉप नॉच ऑफिसर ने किया है और इंप्लीमेंट यदि उसके सबऑर्डिनेट भी कर रहे हैं तो भी ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इट इज ओपन टू द सक्सेसर अथॉरिटी टू इंप्लीमेंट और कंटिन्यू दी सेम। ठीक है, आगे उन्होंने बोल दिया है, सिमिलरली इन द केस under the Prevention Detention Act, where there is any change in the advisory board after services of the detention, order of new advisory board can be considered the case pending before the earlier board। अरे यार यदि किसी अथॉरिटी के पास कोई केस पेंडिंग था और जिस अथॉरिटी ने वो केस इनिशिएट किया था वो अथॉरिटी चेंज हो गई, अब जब वो अथॉरिटी चेंज हो गई तो जो नई अथॉरिटी आएगी या जो उनके अंडर में जूनियर होंगे, क्या वो उस केस को हैंडल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते। तो सर ये दोनों एग्जांपल पढ़ के हमको सक्सेसर का ज्यादा लग रहा है और इसका सेक्शन नंबर 19 का कम लग रहा है। आपको पता है जनरली सेक्शन नंबर 18 और 19 साथ साथ ही चलते हैं। ठीक है, क्या बोल दिया जाता है पता है, जब सीनियर अथॉरिटी जूनियर अथॉरिटी को काम देती है तो बोलते हैं कि ये इनके सक्सेसर है, क्योंकि आज ये जूनियर है कल में यही तो क्या बनेंगे, सीनियर बनेंगे। अरे बोलो ना यार, इसीलिए ऐसा होता है। अभी तक का अपन ने जो एक बेसिक टारगेट बनाया था टिल सेक्शन नंबर 19, वो हमारा यहाँ पर खत्म होता है।